हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा है, आज हम एक सेविंग स्कीम के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल सेफ होती है, जिसके बारे में आपने कई बार सुना भी होगा। मे भी आपको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है। प्लस अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25 फिनिश होने वाला है, तो डिडक्शन के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट की सर्चिंग कर रहे होंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट करें जिसमें सेफ हो और डिडक्शन भी मिले। तो आज इसी के लिए ये वीडियो है, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिए। मे भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आपको इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये रहेगी और होप सो की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो इसको ज़रूर शेयर करें ताकि आपके जानने वाले लोग भी जो है अपना जो ITR में अपना इनकम टैक्स में जो है डिडक्शन लेके अपना टैक्स को सेव कर सके। तो एक तरह से टैक्स सेविंग स्कीम भी है। तो इसमें बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम 2025 की। मीन्स अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप 2025 में सेविंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसके लिए ये ऑप्शन आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, फर्स्ट हमारा टॉपिक है कि कौन इन्वेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है कि डिपॉजिट रिलेटेड क्या रूल्स रहने वाले हैं, प्लस एक पर्सन कितने अकाउंट्स ओपन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद टैक्स की बात तो डेफिनेटली करनी ही होगी, टैक्स कितना डिडक्ट होगा, TDS क्या, रूल्स क्या है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस हिसाब से होगी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। डेफिनेटली हम सेविंग करते तो रिटर्न्स तो हमें चाहिए ही। उसके बाद क्या मैच्योरिटी टाइम रहेगा कि हमें पैसे की ज़रूरत होगी तो हम कब ले सकते हैं, बीच में ले सकते हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद अगर हम मैच्योरिटी से पहले हमें ज़रूरत होगी तो कब हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्या पेनल्टी रहने वाली है। तो ये चीज़, क्योंकि बैंक में जब हम FD डालते हैं तो उसमें कई बार हम बिफोर मैच्योरिटी पीरियड से हम निकाल तो सकते हैं, बट उसमें फ़ाइन लगता है, चार्जेस लगते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है या नहीं, वो सारी चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो पहला हमारा होता है कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो कोई भी सिंगल पर्सन जो एडल्ट है वो इन्वेस्ट कर सकता है। जॉइंट अकाउंट का ऑप्शन में अगर आपको जाना है तो कम से कम 3 एडल्ट मिलकर एक साथ, मतलब 2 पर्सन भी कर सकते हैं, 3 पर्सन भी कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। मैक्सिमम 3 लोग मिलकर ही एक साथ जो है जॉइंट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर माइनर बच्चे के अकाउंट से, बच्चे के नेम से अगर ये इन्वेस्टमेंट करनी है तो बच्चा कम से कम 10 प्लस का होना चाहिए, 10 के ऊपर का एज का बच्चा होना चाहिए। और गार्डियन क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे के बिहाव पर भी अकाउंट जो ओपन कर सकते हैं। जैसे सुकन्या योजना होती है, उसमें क्या होता है, बच्चे के बिहाव पे पेरेंट्स ही उसको जो है ओपन करते हैं, उसको चलाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं डिपॉजिट के क्या रूल्स है। अगर हम बात करें, मिनिमम आप इसमें 1000 का डिपॉजिट 1000 रुपीज़ से आप शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आपकी चॉइस, आप कितना भी इसमें करें। बट हाँ, इसमें एक कंडीशन है कि आप वन टाइम में, अगर आपने एक अकाउंट खोला है तो वन टाइम, सपोज आपके पास आज 2 लाख है, आपने उसको इन्वेस्टमेंट कर दी और कल को आपके पास नेक्स्ट ईयर पास 50,000 भी आ जाते हैं और आप सोचते हैं कि मैं उसी में ऐड कर देता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको उसके लिए फिर नया ओपन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात करी कि कितने भी अकाउंट्स आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, एक बार एक में वन टाइम डिपॉजिट ही होता है, वो अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। कितने ईयर्स के लिए, वो भी आगे देखिए। उसके बाद है कितने अकाउंट्स, तो कितने भी अकाउंट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। सपोज इस साल आपके पास 2 लाख है, आपने 2 लाख इन्वेस्टमेंट कर दी, अगले साल आपके पास 1 लाख आता है, अगले साल ही क्यों, अगर इसी साल आपको 2 महीने बाद 1 लाख रुपीज़ हो जाते हैं, 50,000 हो जाते हैं, तो 50,000 ही कर लीजिए। मिनिमम हम 1000 से तो शुरू कर ही सकते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम जो कई सारे अकाउंट्स आप ओपन कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें, अभी जो जनवरी का चल रहा है, इसका इंटरेस्ट रेट एवरी क्वार्टरली बेसिस पे अपडेट होता रहता है। बट अगर आप जनवरी में करने जा रहे हैं तो आपका 7.70% जो है कंपाउंडेड एनुअली है, एनुअली कंपाउंडेड होता है ये, ठीक है। तो ये आपका इंटरेस्ट रेट है। हो सकता है आपको कम लगे तो कम लगे, तो एक बात ये भी है कि ये जो है आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप शेयर मार्केट की तरफ जा सकते हैं, वहाँ आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, बट हाँ वहाँ रिस्क भी होता है। तो ये आपका रिस्क फ्री है, ठीक है। इतना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप इसको बाकी जो आपके बैंक्स होते हैं, बैंक अकाउंट में भी FDs अवेलेबल होती है, वहाँ से आप इसको जो है कंपेयर कर सकते हैं। जहाँ भी आपको बेस्ट लगता है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। बट हाँ, ये एकदम सेफ होती है, इसमें ऐसा आपका कोई भी मार्केट रिस्क नहीं होता है। उसके बाद है मैच्योरिटी के अगर हम रूल्स देखें कि हमने पैसा तो दे दिया, हमें मिलेगा कब, तो कब मिलेगा। 5 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट स्कीम है, 5 साल में आपको, 5 साल बाद आपको मिल जाएगा सारा अमाउंट विद इंटरेस्ट, आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। टैक्स रूल्स की बात कर लेते, क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले आप 80C के अंदर में 1.5 लाख का डिडक्शन ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सपोज मैंने इस साल 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, तो इस साल तो मैंने 1.5 लाख का डिडक्शन ले लिया, तो क्या मैं 50,000 का डिडक्शन नेक्स्ट ईयर ले सकता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है,
ठीक है। आप एक साल में कितना भी इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। मैक्सिमम आपका अमाउंट है 1.5 लाख तक का आप जो है डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, इसमें एक ये है कि जितना भी आपको इंटरेस्ट आएगा उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। टीडीएस डिडक्शन का इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। तो जितना भी आपका इंटरेस्ट आता है आप वो टैक्सेबल जाएगा। अगर आपके टैक्स में बनता है तो देंगे, अदरवाइज तो अभी क्या है 7 लाख के इनकम पे तो आपको टैक्स फ्री है। उसके बाद प्लस 7 लाख सपोज दैट आपकी इनकम होगी, 1.5 लाख आपने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया तो आपका रिडक्शन हो गया, तो आपका जो है ये आपका टैक्स फ्री हो गया, ठीक है। तो टैक्स फ्री कहते हैं लोग कि टैक्स नहीं लगता, बट टैक्स इसमें लगता है। किस पे? जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है उस पे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं आप सारे इंटरेस्ट का एक साल में ही आप टैक्सेबल हो जाए, आप उसका ईयरली भी मैनेज कर सकते हैं। मेन चीज़ है कि आपको डेटा संभाल के रखना है। और इन आईटीआर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको किसी भी प्रोफेशनल बिजनेस से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, ट्रेडमार्क्स हो गया, जीएसटी हो गया, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद एक ऐसा क्या है, अगर मुझे 5 साल से पहले ज़रूरत पड़ेगी पैसों की सपोज दैट, तो देखिए प्री मैच्योर क्लोजर अलाउड तो नहीं है, कुछ कंडीशंस में अलाउड है, ठीक है। तो वो कंडीशन भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो प्री मैच्योर क्लोजर के क्या रूल है? अगर कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं तो फिर पोस्ट ऑफिस आपको प्री मैच्योर करके अमाउंट दे देगा, या किसी भी रीजन से अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो अभी जो है प्री मैच्योर मतलब टाइम से पहले जो है अमाउंट मिल जाएगा, जितना भी होगा इंटरेस्ट लग के। पार्शियल विड्रॉ की फैसिलिटी, तो देखिए पार्शियल विड्रॉ की फैसिलिटी नहीं है, आप लोन भी नहीं ले सकते। सपोज अगर आपने पोस्ट ऑफिस में 1 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और आप पोस्ट ऑफिस से लोन लेने जाते हैं कि ठीक है आप इस एफडी की सिक्योरिटी में जो 50,000 का ही लोन ले लीजिए, लोन दे दीजिए, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा रेट एनएससी के अंदर तो नहीं है, जो हमारा ये एनएससी का सर्टिफिकेट इसके अंदर तो नहीं है, बट हाँ सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, उसमें उनको एक्स्ट्रा इन रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो वो वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की ही वो भी एक स्कीम होती है। उसके बाद क्या होगा अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए मैच्योरिटी से पहले, तो जो नॉमिनी है वो या तो उसकी चॉइस है, या वो क्लोज करे या फिर आगे कंटिन्यू कर ले मैच्योरिटी डेट तक, और ट्रांसफ़र भी पॉसिबल है, ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि एनएससी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो अब देखिए जब हम एनएससी कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी डिपॉजिट करते हैं, तो हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो हम अपने घर ले जाके संभाल के रख देते हैं, क्योंकि हमें तो काफ़ी टाइम बाद उसकी ज़रूरत है। तो वो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी काम आता है। कैसा? जैसे कि आपने सुना होगा ना कि जनरली लोग क्या करते हैं, पैसों की ज़रूरत होती है तो ठीक है भाई जनरली ज्वेलरी दे देते हैं या फिर प्रॉपर्टी के पेपर दे देते हैं। तो सेम इसी तरह एनएससी सर्टिफिकेट जो होता है वो भी काम आता है, क्योंकि वो एक मनी ही है। तो उसको क्या कर सकते हैं? प्लेज कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम में सपोज दैट कैसे यूज़ होता है जनरली, तो गवर्नमेंट को कोई टैक्स वगैरह कुछ भी फाइन वगैरह पे करना है, या बेल होती है, ठीक है, तो उसमें क्या श्योरिटी अमाउंट देना होता है, तो वहाँ हम पोस्ट ऑफिस के अगर हमारे पास एफडी है तो इसका भी एक नॉर्मल एफडी के एज ए यूज़ कर सकते हैं। बैंक्स में हमें सिक्योरिटी देनी है वहाँ दे सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़ में देनी है एज ए श्योरिटी देनी है वो दे सकते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ में देनी है श्योरिटी तो वो हम उसको दे सकते हैं। उसके बाद है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तो इस तरह से जो है पूरा हमने डिस्कस किया कि एनएससी किस तरह से बेनिफिट होता है, किस तरह से जो है आपको टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं, इसमें क्या डिपॉजिट रूल्स है, कितने अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट है, मैच्योरिटी टाइम क्या है, सारी चीज़ें डिस्कस की। फिर भी आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन रहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो होप सो कि वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसको ज़रूर शेयर करें। और टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।